नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी बहुत पुरानी है, कम से कम 35-40 साल पुरानी है। कल की तरह ही ये उतनी पुरानी तो नहीं कि 51 साल पुरानी हो, लेकिन फिर भी वर्ष 1986 की ये अपराध की घटना है। हुआ कुछ यूं कि मद्रास, तत्कालीन मद्रास जिसे अब चेन्नई कहते हैं, तमिलनाडु राज्य की राजधानी, वहां पर 15 अक्टूबर 1986 को 15 अक्टूबर 1986 को शाम कोई 3:30 बजे, 3-3:30 बजे एक ब्रोकर जिनका नाम प्रसाद था, वो अन्ना नगर वेस्ट के 18 एवेन्यू रोड के एक लग्जरी बंगले पर पहुंचे। उनको 15 अक्टूबर 1986 का ही लंच के बाद का 3:30 बजे का समय दिया गया था कि आप आ जाइएगा। उस लग्जरी बंगले में साउथ की एक मशहूर अभिनेत्री अपनी मां के साथ रहती थी, लेकिन वो मकान उन्होंने, वो लग्जरी बंगला उन्होंने किराए पर ले रखा था। और इस बीच में उसी बंगले को खरीदने की उनकी इच्छा हुई और मकान मालिक से, और जिस ब्रोकर ने किराए पर दिलाया था वो प्रसाद ही थे, उनको बुलाकर कहा कि आप मालिक से पूछिए कि अगर वो बेचना चाहते हैं तो कितने पैसे में या कितने रुपए में ये बंगला हमको देंगे। प्रसाद ने बात की बंगलों के मालिक से, वो तैयार हो गए। कुछ ज़्यादा पैसा उन्होंने बताया और पैसे जो डिमांड किए गए थे वो पद्मिनी और उनकी माँ को बता दिए गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 15 अक्टूबर को करीब 3:30 बजे के आसपास आइए, मुझसे पैसा ले जाइए और ख़रीद फरोख्त के कागज़ों पे दस्तखत करा लीजिए। रजिस्ट्री ऑफिस में जिस दिन चलना हो उस दिन हमें बता दीजिए, मालिक को बुला लीजिए, हम ये बंगला खरीद लेंगे। बहरहाल ब्रोकर प्रसाद अपने दिए गए समय पर पहुंच गए। वहां दरवाजे पर उन्होंने कॉल बेल दबाई, आवाज़ लगाई, लेकिन भीतर से किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। थोड़ी देर बाद उनको लगा कि हो सकता है कहीं चले गए हों, और वो वहाँ से उलट के यानी पलट के वो वापस जाने लगे। तभी उनको ऐसा महसूस हुआ कि घर के भीतर से कुछ दुर्गंध आ रही है। उन्होंने खिड़की दरवाज़ों के झरोखों से उस दुर्गंध को सूंघने की कोशिश की तो ये तय पाया कि भीतर से बहुत तेज बदबू आ रही है। वो घर के चारों तरफ, चूंकि उनका ही दिलाया हुआ घर था तो उन्हें पीछे के दरवाजे का अंदाज़ा था, वो पीछे के दरवाजे पर पहुंच गए और देखा कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो भीतर घुस गए और वहाँ अजीब किस्म की उन्हें गंध दिखाई देने लगी, मतलब गंध महसूस होने लगी। वहाँ से घूमते टहलते जहाँ से ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी वो ग्राउंड फ्लोर के कमरे में जब पहुँचे तो वो दुर्गंध और तेज हो गई। और बाथरूम का दरवाज़ा जब खोला तो उसमें 2 सड़ी गली लाशें, जिनमें से एक उस मशहूर अदाकारा की और एक उसकी माँ की, जिनसे प्रसाद बहुत बार इसी मकान के पहले किराएदारी और बाद में इसको खरीदने के सिलसिले में कई बार मिल चुके थे। बदहवास प्रसाद सीधे भाग के पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन से वो उनके साथ, जैसे ही लोगों ने सुना कि ये मशहूर एक्ट्रेस रानी पद्मिनी का घर है और शायद उन्हीं की हत्या हुई है या उनकी डेथ हुई है, सारी पुलिस फोर्स थाने से भागते हुए उस मकान पर पहुंची और धीरे धीरे करके वो ग्राउंड फ्लोर के उस बाथरूम में पहुंची जहां पर दोनों की लाशें एक के ऊपर एक सड़ी गली अवस्था में पड़ी हुई थी।
रानी पद्मिनी की उम्र 24 साल और उनकी मां इंद्र कुमारी की उम्र 44 साल थी। बाथरूम का फर्श खून से लाल हो चुका था और इतनी दुर्दशा हो चुकी थी लाश की कि उनको वहां से पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ले जाना संभव नहीं लग रहा था। लिहाजा पुलिस अधिकारियों ने डिसाइड किया कि पोस्टमार्टम करने वाली पूरी टीम को यहीं बुलाकर मौके पर पोस्टमार्टम करा दिया जाए। और हुआ भी यही। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ये सब लोग मौके पर पहुंचे और दोनों ही शवों का वहां पोस्टमार्टम हुआ और फिर इस मर्डर की पड़ताल शुरू हुई। सबसे पहले लोगों ने ये बताया वहाँ पे कि साहब इनका एक ड्राइवर है जो इनकी गाड़ी चलाता है। गाड़ी पे निगाह इसलिए चली गई कि वो निशान गाड़ी थी जो उस समय मद्रास की सड़कों में इक्का दुक्का ही दिखाई देती थी। इसलिए निशान गाड़ी पर सबको ये पता था कि पद्मिनी के पास एक निशान गाड़ी है जो इसका एक ड्राइवर चलाता है। आसपास के लोगों ने कहा कि साहब अगर वो ड्राइवर मिल जाए, चूंकि ये लोग सवेरे अपना फिल्मों के सिलसिले में चले जाते हैं, ड्राइवर ही ले जाता है, माँ भी साथ में जाती हैं, तो वही कुछ बात इसके बारे में बता सकता है। पुलिस ने बहुत अगल बगल तलाशा और जिन जिन जगहों पर ये शूटिंग के लिए जो लोकेशंस पे शूटिंग के लिए जाती थी वहाँ की तमाम जो कार पार्किंग थी उसमें भी तलाशा, लेकिन वो निशान गाड़ी उन्हें नहीं मिली। फिर पुलिस ने जानकारी करनी शुरू की कि आखिर इनका क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि पुलिस तो वही ढूंढती है कि पुरानी कोई रंजिश है, जहाँ के रहने वाली हैं वहाँ से कोई रंजिश है या कोई प्रोफेशनल राइवलरी है, पुलिस ये ढूंढा करती है। बहरहाल पुलिस ने जो उनके बारे में जानकारी की, रानी पद्मिनी के बारे में, तो ये पता लगा कि 1962 में मद्रास के अन्ना नगर में ही उनका जन्म हुआ था। वैसे तो फिल्मी इतिहास में कहीं उनकी जन्म की तारीख नहीं मिलती है, लेकिन 1962 में ही हुआ था। रानी पद्मिनी माँ इंद्र कुमारी और पिता चौधरी, उनके फादर का नाम चौधरी था, उनकी इकलौती संतान थी। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और रानी पद्मिनी की माँ इंद्र कुमारी एक ज़माने में खुद को सिनेमा में इस्टेब्लिश करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनका जिन लोगों ने उनसे बातचीत की थी उन्होंने ये बताया कि सामाजिक बंधनों के कारण वो फिल्मों में नहीं आ पाई। बहुत ही कम उम्र में घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। उसके बाद वो गृहस्थी में उलझ कर रह गईं, अपने फिल्मों में कैरियर बनाने के सपने को त्याग दिया। जब उनके घर में बेटी का जन्म हुआ तो शुरुआत से ही उनकी ये चाहत थी कि जो मैं नहीं कर पाई, अपने बेटी के माध्यम से अपने जीवन का अधूरा सपना पूरा करेंगे। बचपन से ही उसको हीरोइन बनाने का ख्वाब देखने लगी। पद्मिनी जब बहुत छोटी थी तभी उनके पिता गुजर गए। कुछ जमीन और गहनों की बदौलत वो माँ के साथ गुजारा करने लगी। रानी पद्मिनी ये चाहती थी कि मेरी बेटी हिंदी फिल्मों का हिस्सा बने और हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाए, जिसके लिए उन्होंने मद्रास यानी चेन्नई में अपना सब कुछ बेचकर, उनके पास जो मकान था, जो थोड़ी बहुत और इधर उधर प्रॉपर्टी थी, वो सब बेच दिया और फिर वो मुंबई चली गई, वहाँ पर अपनी बेटी को फिल्मी दुनिया में इस्टेब्लिश करने के लिए। वहाँ रह के वो अपने साथ अपनी 16 साल की बेटी को लेकर स्टूडियो चक्कर लगाती रहीं। बहुत लोगों से मुलाकात की, काम मांगा उनसे, लेकिन कई महीनों बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिल पाया। निराश होकर इंद्र कुमारी अपनी बेटी पद्मिनी को लेकर मद्रास वापस लौट आई और यहाँ उन्होंने अन्ना नगर के 18 एवेन्यू इलाके में, जहाँ ये लाश मिली थी, वहाँ पर एक लग्जरी बंगले को किराए पर ले लिया। बेटी को हीरोइन बनाने के लिए इंद्र कुमारी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कई महीनों तक भटकने के बाद आखिरकार रानी पद्मिनी को 1980 में तमिल फिल्म मातृवई नेरिल में एक छोटा सा काम मिल गया।
इसके बाद कुछ और कोऑर्डिनेटर्स की मदद से उन्हें कन्नड़, तमिल और मलयाली फिल्मों में छोटा छोटा काम मिलने लगा। बचपन से हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर जो बड़ी हुई थी पद्मिनी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और अभिनय की बहुत पक्की थी। छोटे मोटे रोल जरूर मिले उसने, लेकिन उस रोल में भी उसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इसी वजह से उसे 1981 में मलयाली फिल्म कथायारी याथे में सुकुमारन, श्रीविद्या जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ लीड रोल मिल गया। 1981 में फिल्म थी कथायारी याथे। ये मलयाली फिल्म भी कोई बहुत, उसमें एक्टर तो बहुत दिग्गज थे, लेकिन कुछ बहुत कमाल नहीं दिखा सकी। लेकिन रानी पद्मिनी ने अपने अभिनय से, अपनी खूबसूरती से अपने आप को साउथ सिनेमा में उसने अपनी एक जगह बना ली। 1981 में वो महज 19 साल की थी और इस फिल्म जो बहुत कुछ नहीं कर पाई, उसके बाद उसे लगातार कई फिल्में मिलने लगीं छोटे मोटे रोल के लिए। 19 साल की पद्मिनी को उस समय मलयाली स्टार, जो बहुत बड़े मलयाली स्टार थे, मोहनलाल, उनके साथ थेनम वैम्बम इस फिल्म में लीड रोल निभाने का मौका मिल गया। मोहनलाल बहुत उस ज़माने के साउथ के बहुत ही, मलयाली के बहुत ही मशहूर एक्टर थे। और इसी साल फिल्म रिलीज़ हुई 81 में ही संघर्षम, उसमें भी रानी पद्मिनी को लीड रोल मिला और उसने हीरोइन का जो स्टारडम होता है वो उसने हासिल कर लिया। फिर 81 के बाद साउथ सिनेमा का वो अहम हिस्सा बन गई और सालाना 10-12 फिल्में उसको मिलने लगीं। और जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि कामयाबी उसके कदम चूमने लगी। एक साल में 10 या 12 फिल्में जिसको मिल जाएं, हीरो हो या हीरोइन हो, तो आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे ज़रूरतें और लग्जरी ज़िंदगी की ख्वाहिश, जब उसका नाम हुआ, शोहरत हुई, तो ये ख्वाहिशें भी बढ़ने लगीं। 80 के दशक में ही जैसे ही उसकी एक साल में 10-12 फिल्में मिली, उसे पैसा मिला, तो रानी पद्मिनी ने निसान गाड़ी खरीद ली। उस ज़माने में वो 7 लाख रुपए की हुआ करती थी, 80 में खरीदी और मद्रास शहर में इक्का दुक्का ही ये निशान गाड़ी दिखाई पड़ती थी। फिर उसके बाद उसको ये लगा कि घर में नौकर नहीं है, सब काम माँ करती है, और जब तक घर में 3-4 नौकर न हों, वो बड़े आदमी का स्टेटस हासिल नहीं होता है। फिर उनकी रानी पद्मिनी ने अखबारों में एक इश्तहार निकाल दिया कि घर में हमें नौकर की ज़रूरत है, और फिर सैकड़ों लोग इश्तहार की वजह से उसके घर के चक्कर लगाने लगे। जब इश्तहार निकला तो उसमें से 3 लोग, रोज़ वो 8-10 लोगों का इंटरव्यू लेती थी माँ बेटी, उसमें से 3 लोगों को काम पर रखा गया। जपराज को रानी पद्मिनी ने निशान गाड़ी चलाने के लिए अपना ड्राइवर रखा। लक्ष्मी नरसिम्हा को अपना वॉचमैन रखा और गणेशन को अपना कुक रखा। ये 3 नौकर उन्होंने फौरन अपने घर में रख लिए। लेकिन नौकर रखने की या अपना स्टेटस लोगों को दिखाने की हड़बड़ी में बैकग्राउंड चेक यानी पिछला रिकॉर्ड जानने की कोशिश भी नहीं की इन तीनों नौकरों की। ड्राइवर की जगह जो जपराज आया था, ये तो बाद में धीरे धीरे, जब पहले पुलिस ने फिल्म इंडस्ट्री से उनकी हिस्ट्री ढूंढी, फिर उनके ड्राइवर के बारे में जानकारी की, फिर ये पता लगा कि जो उनका ड्राइवर था जपराज, वो कारें चुराने का उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था। कई मुकदमे उस पर कारें चुराने की थे और वो 1 महीने पहले ही सेंट्रल जेल से 1 साल की सजा काट कर वापस आया था। वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा को उन्होंने जो रखा, वो भी इसका जपराज का को एक्यूज रहा, कई मुकदमों में उसका संगी साथी रहा अपराध का।
और वो उसका पुराना साथी था। तो दो अपराधी तो एक साथ हो गए। जपराज और लक्ष्मी नरसिम्हा, इन दोनों ने मिलकर, दोनों चूंकि अपराधी थे, इनको लगा कि रानी पद्मिनी के घर में चोरी करना बहुत आसान है। वॉचमैन उनका दोस्त, वो खुद गाड़ी चलाता है और डबल स्टोरी लग्जरी बंगले में सिर्फ रानी पद्मिनी और उनकी माँ रहती हैं। वहाँ पर कोई मेल, जैसे कभी कभी लोग अपना स्टाफ रखते हैं, सेक्रेटरी रखते हैं, ऐसा कोई भी मेल व्यक्ति उस लग्जरी बंगले में नहीं था। इन दोनों ने बैठ के ये सोचा कि यहाँ चोरी करना बेहद आसान है। जिस दिन लंबा हाथ मारेंगे, लंबा पैसा मिलेगा, चोरी करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। 84 में उसे, रानी पद्मिनी को 12 फिल्में मिली और सभी हिट हो गईं। समय के साथ मलयाली, तमिल फिल्मों के साथ साथ तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में भी रानी पद्मिनी ने ज़बरदस्त पहचान हासिल कर ली। 83 में उसको बैक टू बैक उसकी 9 फिल्में रिलीज़ हुई और ज़्यादातर हिट हुई। 84 में ये फिल्में 12 हुई और ज़्यादातर हिट हो गईं। और जैसे जैसे फिल्मों में उसको सक्सेस मिलने लगी, उसकी फ़ीस भी बढ़ने लगी। उस समय फ़ीस का कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि लाखों रुपए वो एक फिल्म के लिए फ़ीस लिया करती थी। इसी बीच में उसको एक हिंदी सिनेमा में काम करने का संदेश मिला। उनकी माँ तो हमेशा से ये चाहती थी कि ये अपने आप को हिंदी सिनेमा में अपने आप को इस्टेब्लिश करे। उसको फिल्म जो मिली उसका नाम था प्रेम संदेश। फिल्म में वो सचिन पिलगांवकर और आशा पारेख जैसे कलाकारों के साथ काम उसको करना था। माँ बेटी दोनों बहुत खुश हुई और फिल्मों की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई, जिसके लिए रानी पद्मिनी और उनकी माँ इंद्र कुमारी ने तीनों नौकरों के भरोसे घर छोड़कर, तीनों नौकरों के भरोसे छोड़कर वो मुंबई शूटिंग में चली गईं। इस बीच मकान मालिक की भी एक ख्वाहिश थी कि इतनी मशहूर अभिनेत्री हमारे यहाँ रहती, पैसा भी इसके पास बहुत हो गया है, ये नेचुरली कहीं न कहीं दूसरी जगह मकान खरीद लेगी। तो प्रसाद को बुला के उन्होंने भी कहा कि इनसे बात करो, अगर ये कहीं और बंगला खरीदना चाहती हैं और इसी में रह रही हैं तो वो हमारा ही बंगला खरीद लें। पहले ये पूछ लो उनसे कि वो क्या इसको खरीदना चाहेंगी। यही प्रसाद ने उनसे बताया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल खरीदना चाहेंगे। फिर लेन देन की बात तय हुई। एक दिन रानी पद्मिनी की माँ और ड्राइवर जपराज में जोरदार बहस हुई, किसी चीज को लेकर कहा सुनी हुई, और इसी दरमियान इंद्र कुमारी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और काम से बाहर निकालने की धमकी दी। जपराज ने अपनी बात रानी पद्मिनी से कही कि इस तरह से माँ जो है वो एक गलत बात पे मुझे डांट रही थी और उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा है। लेकिन फिर वो दोनों, जो वॉचमैन था और इन दोनों ने मिलकर इस थप्पड़ का, इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए साजिश रचनी शुरू कर दी। फाइनल डील के लिए एक दिन रानी पद्मिनी ने प्रसाद को घर बुलाया। उस मीटिंग के दरमियान उनका नौकर और उनका ड्राइवर जपराज भी था। मीटिंग में रानी पद्मिनी ने कहा कि जो 15 लाख रुपए इस मकान का वो मांग रहे हैं वो नगद में देंगी, वो बैंक से ट्रांसफ़र नहीं करेंगी, वो पैसा वो नगद देंगी। और उन्होंने कहा कि वो आप 15 तारीख को 3:30 बजे आइए, हमसे नगद पैसा लीजिए, पेपर ले आइए और अपने पेपर भी साइन करा के ले आइए इसके मालिक से। ये सुनते ही जपराज भांप गया कि 15 लाख रुपए घर पर आ गए हैं। तभी ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद बुला रही है कि आके और पैसा ले जाइए। उसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना था और 15 लाख रुपए के साथ साथ बहुत ढेर सारे गहने भी घर पर थे। फिर जब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, ये गाड़ी एक जगह पार्क की हुई जंगल में मिल गई निशान। फिर धीरे धीरे पता करते करते सबसे पहले जपराज अरेस्ट हुआ। जपराज को पुलिस ने पकड़ लिया। जपराज के बाद फिर वो दोनों भी पकड़े गए। जब लक्ष्मी नरसिम्हा
और गणेशन। जपराज की उम्र 30 साल थी, नरसिम्हन की 33 साल और गणेशन की 30 साल। तब पूरी बात सामने आई कि हुआ कैसे था। यही उन लोगों ने बताया कि जब हम लोगों को पता लगा कि 15 लाख रुपए, सन 80 के 15 लाख रुपए, आप समझ सकते हैं कितने होंगे। जैसे ही ये पता लगा, इन लोगों ने कहा कि हमको अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना है, 15 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, गहने मिल जाएंगे और हम लोग बांट लेंगे। मान लिया पुलिस ने पकड़ भी लिया तो पैसे खर्च करके हम मुकदमा भी लड़ लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब 4-4, 5-5 बार जेल जा चुके थे, मोटर चोरी में और बाकी चीज़ों में। तो उन्होंने बताया कि रानी पद्मिनी अक्सर रात में खाना खाने से पहले माँ बेटी दोनों बैठकर शराब पीती थी। 15 अक्टूबर से पहले, ये शायद 12 या 13 अक्टूबर की बात रही होगी। 15 अक्टूबर को तो ब्रोकर ने वो लाश देखी थी। 12 अक्टूबर 86 को वो अपनी माँ के साथ शराब पीने के लिए बैठी थी। दोनों जब थोड़ा थोड़ा नशे में हो गई तो रानी पद्मिनी कुछ सामान लेने किचन की ओर चली गई। पद्मिनी के कमरे से निकलते ही ड्राइवर जपराज, कुक गणेशन और वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा तीनों एक साथ कमरे में दाखिल हो गए, जहां पर इंद्र कुमारी बैठकर शराब पी रही थी। वो सामान लेने के लिए पद्मिनी निकली और ये तीनों कमरे में दाखिल हो गए। और इसके पहले इंद्र कुमारी कुछ समझ पाती, तीनों ने उन पर चाकुओं से हमला शुरू कर दिया। रानी पद्मिनी किचन तक गई थी कुछ सामान लेने। उन्हें माँ की चीख सुनाई पड़ी। वो भागते हुए कमरे में गईं तो देखा माँ खून से लथपथ है और घर के तीनों नौकर उन पर लगातार चाकुओं से वार कर रहे हैं। रानी पद्मिनी को देखते ही तीनों ने उसे पकड़ लिया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाती, उन्हें उन पर चाकुओं से 12 वार कर दिए और उनकी भी हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों 5 लाख रुपए और घर का एक एक जेवर, एक एक गहने, वो सब उठा के और जो भी कीमती सामान उन्हें मिला वो लेकर वहाँ से भाग गए। भागने से पहले दोनों लाशों को उन्होंने उनके बेडरूम, जहाँ उनके ड्राइंग रूम से घसीट कर नीचे ले जाकर जो ग्राउंड, उस पर अंडरग्राउंड वाला जो इलाका है, जो नीचे का इलाका था, उसके बाथरूम में बंद कर दिया। अगले दिन मारने के बाद भी जपराज एक महिला के साथ घर लौटा। घर में वो करीब 6 घंटे रहा और फिर चला गया। साथ आई हुई महिला ने उससे कहा कि रानी पद्मिनी और माँ कहाँ हैं, तो उसने कहा वो शूटिंग के सिलसिले में बाहर गई हुई हैं। तो उनका नज़र न आना कोई बड़ी बात नहीं है। महिला को भी लगा कि हाँ ज़रूर ये शूटिंग के लिए बाहर गई हैं, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ब्रोकर वाली बात मैंने बताई कि जब वो तय हो गया था कि 15 तारीख को 3:30 पर आप आ जाइएगा, मैं पैसा रखी हूँ, पैसा ले लीजिएगा और कागज़ पे सिग्नेचर कर देंगे हम अपने मालिक से भी, और फिर रजिस्ट्री ऑफिस में चल के इसकी रजिस्टर्ड डीड बनवा लेंगे। वहाँ पहुँचे और फिर दुर्गंध हुई, फिर पीछे के रास्ते से पहुँचे, फिर नीचे के बाथरूम में पहुँचे। पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। बात वो समझ गए, पुलिस आई और पुलिस जो है खून के निशान से बाथरूम की तरफ बढ़ी थी। बाथरूम में उसने 2 लाशें देखीं और फिर उसके बाद बाथरूम में ही पोस्टमार्टम कराया गया, क्योंकि वो लाशें ले जाने काबिल नहीं थीं। अब आप देखिए इसका हश्र की लाशों को पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस उस ज़माने में ले जाने के लिए नहीं थी कि इनको ले जा के मॉर्चरी में रखा जा सके पोस्टमार्टम के बाद। तो उसको पॉलीथीन की पन्नी में लपेटकर एक कार की डिग्गी में डाला गया, रानी पद्मिनी और उनकी माँ को, और उससे उसे अस्पताल ले जाकर मॉर्चरी में पहुंचा दिया गया। तब तक चूंकि ये उसी दिन की बात थी जिस दिन ये पता लगा था, और बॉडी वहीं पोस्टमार्टम करा के अगले दिन अखबारों में छपा जब, तो पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल जैसे कहते हैं अंदर से हिल गई, झकझोर दिया पूरी इंडस्ट्री को, पूरे शहर को अंदर से झकझोर दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी 12 चाकू इनको और 18 चाकू इनकी माँ को लगे थे, और नेचुरली एंटीमॉर्टम इंजरीज से ही डेथ का रीज़न लिखा होगा। दोनों लाशें अस्पताल में मॉर्चरी में रखी हुई हैं। ये बात हर दिन अखबार में छपती रही। 10 दिनों तक परिवार या फिल्म इंडस्ट्री का कोई शख्स शव लेने नहीं आया। इतनी मशहूर अभिनेत्री जिसकी साल दर साल बैक टू बैक 8-8, 10-10 फिल्में हिट हो रही हों, लेकिन शव लेने 10 दिनों तक कोई नहीं आया। अखबारों ने इस इंडस्ट्री को कोसना शुरू किया कि कम से कम तुम में कुछ गैरत हो तो कोई इसको यहाँ से अस्पताल की मॉर्चरी से ले जाकर इसका अंतिम संस्कार तो कर दे। जब बहुत कोसा गया तो आखिरकार मलयाली चलचित्र परिषद के रिप्रेजेंटेटिव और एक्टर मोहन वहाँ अस्पताल पहुँचे और इंसानियत के तौर पे उनसे ये दोनों लाशें देने के लिए कहा कि इन दोनों का अंतिम संस्कार हम करेंगे पोस्टमार्टम के 10 दिन बाद। खैर पुलिस तो इंतज़ार कर रही थी कोई जिम्मेदार मिले तो हम इस लाश को उसको सुपुर्द करें, हम भी फुर्सत हों। फिर मोहन ने फिल्म परिषद में दोनों लाशों का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। अंतिम संस्कार में रानी पद्मिनी के मामा ही सिर्फ आए, क्योंकि उन्हें दोनों की हत्या की खबर देर से मिली, ऐसा उन्होंने बताया, जबकि वो एक रिटायर्ड आईएएस अफसर थे, पद्मिनी के सगे मामा। अब पुलिस परेशान थी कि कातिलों तक कैसे पहुंचा जाए। मैंने आपको बताया कि निशान गाड़ी मिल गई, फिर उसके बाद उस जपराज मिला, और 1 हफ्ते के भीतर ही ये सब मिल गए। लक्ष्मी नरसिम्हा मिला और कुक गणेशन मिले। तीनों को जेल भेजा गया। इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस की संजीदगी को देखते हुए चेंगलपट्टू के डिस्ट्रिक्ट जज ने तीनों हत्यारों को कत्ल करने पर फांसी की सजा सुना दी। तीनों, इन्होंने कहा था कि इतना पैसा मिल जाएगा कि हम अच्छा वकील कर लेंगे, लड़ लेंगे, और वही किया इन्होंने। हाई कोर्ट में इन तीनों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इस मामले की आखिरी सुनवाई 2017 में की गई थी। वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा को कोर्ट ने बरी कर दिया। अब आप सोचिए, हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। वहीं हत्या के मुख्य आरोपी जपराज की सजा काटते समय जेल में मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से तीसरा आरोपी नरसिम्हन ये सालों पहले जेल से फरार हो चुका था, जो आज तक नहीं मिला है। यानी इतने सालों में, यानी आप ये समझें साल कितने हो गए अगर आप जोड़ेंगे, 30 साल बाद भी रानी पद्मिनी और उसकी मां को इंसाफ नहीं मिल सका। इस बीच में उनकी जो हिंदी सिनेमा की फिल्म थी वो कंप्लीट हो गई, और मरने से कुछ ही दिन बाद, मतलब उस समय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, उसकी एडिटिंग हुई। प्रेम संदेश नाम था। सचिन पिलगांवकर और आशा पारिक उसमें थे। लेकिन मौत के 2 साल बाद 1988 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। अगर कहीं आपको मौका मिले तो आप देखेंगे, तब आपको पद्मिनी की अदाकारी का अंदाज़ा लगेगा कि क्यों इतनी सक्सेसफुल हीरोइन थी साउथ इंडियन सिनेमा की। आज की घटना देखिए, पैसा और शोहरत, मैंने कल की वारदात में भी ये बताया था कि पैसा और शोहरत आपको आगे बढ़ाता है, समाज में इज्जत आपकी बढ़ती है, दुनिया की नज़र आप पे पड़ने लगती है कि बहुत इसकी शोहरत बहुत अच्छी हो गई है, पैसा बहुत आ गया है। लेकिन यही पैसा आँखों में पर्दा डाल देता है, बुद्धि को कुंद कर देता है और सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। पद्मिनी को जैसे ही पैसा मिलना शुरू हुआ, वैसे ही उस जमाने की सबसे महंगी गाड़ी निशान खरीदने की इच्छा जाहिर की कि निशान पे चलूँगी। ये गाड़ी बहुत कम है इस समय मद्रास में।
तो जो नहीं जानते थे वो भी जान गए कि रानी पद्मिनी के पास निशान गाड़ी है। जितने फिल्मों के सेट पे काम करने जाती थी, लोग उसको निशान से उतरते हुए देखना चाहते थे। ऐसी उसकी दौलत की चमक आगे पीछे हो रही थी। पहला तो महंगी गाड़ी जब खरीदी तभी लोगों की नज़र उस पर पड़नी शुरू हुई। दूसरा, इतना पैसा और शोहरत होने के बाद भी घर में अगर नौकर नहीं है तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि ये पैसे वाले हो गए हैं। लिहाजा नौकरों के लिए, ताकि दुनिया जाने, अखबार में इश्तहार निकाला गया कि हमें नौकरों की आवश्यकता है, ताकि बाकी लोग भी पढ़ें। फिर नौकर भी आ गए। अखबार जैसे ही उसमें छपा, लोग चक्कर लगाने लगे। सैकड़ों लोग आए, लेकिन नौकर रखने की जिद में और देखने में स्मार्ट हो, सुंदर हो, चटक हो, लगे कि हाँ वो नौकर जो है बड़ा एक्टिव है, तमाम चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही थी। इसी हिसाब से इन तीनों का चयन किया। लेकिन इस हड़बड़ी में वो बैकग्राउंड चेक कराना भूल गए, या उसकी ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं हुई कि कोई क्या कर लेगा, हम बहुत पैसे वाले और बड़े इज्जत वाले, शोहरत वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि उस समय बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ करते थे। ये वही समय है जब मेरी नौकरी लग गई थी, तो उसके बाद किसी भी सरकारी नौकरी में जिस किसी का भी सिलेक्शन होता था, उसके लिए लोकल पुलिस उसका बैकग्राउंड चेक करती थी कि कहीं रिकॉर्ड्स में इनके विरुद्ध कोई अपराध तो नहीं दर्ज है, या इनकी आम शोहरत कैसी है। इस तरह के कॉलम होते हैं वो। तो उस ज़माने में भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के में सेलेक्ट होने वाले लोगों के बैकग्राउंड चेक हुआ करते थे। और इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी कि अगर उसने, और उसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल होती है उस ज़माने में, 10 रुपये का वो आप बैंक का चालान, ट्रेजरी का चालान, 10 रुपये ट्रेजरी में जमा करके चालान बनाइए, एक एप्लीकेशन के साथ उसको भेज दीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, आपका बैकग्राउंड चेक होकर आ जाएगा और फिर आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो बहुत मामूली फ़ीस हुआ करती थी उस समय। अब का तो मुझे पता नहीं, शायद बढ़ गई है बहुत। लेकिन अगर वो उसके पैसे वाली एक्ट्रेस थी, नाम वाली एक्ट्रेस थी, अगर उसने किसी से कहा भी होता कि हमने नौकर रखे हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करा दीजिए, तो पता लग जाता कि ये तीनों शातिर अपराधी रहे हैं। लेकिन पैसे ने दिमाग कुंद कर दिया था, इसलिए दिमाग चला नहीं। ये तो दूसरी बात हुई, कार खरीदना। उसके बाद फिर नौकरों के लिए इश्तहार छपवाना अखबारों में। तीसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप घर में प्राइवेट डिस्कशन करें, रुपए के, पैसे के, जेवर के, किसी के आने के जाने के, तो तीसरा आदमी वहाँ नहीं होना। इतनी एक्सेस नहीं होनी चाहिए तीसरे आदमी को कि आपने अपना हार कहाँ रखा है, लॉकर से कब निकाला है, या लॉकर में कब डालने वाली हैं, या कितना पैसा। आप सोचिए, ड्राइवर जिस समय पैसे का डिस्कशन हो रहा था कि इतने बजे आ जाना, हम पैसा बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम नगद देंगे, आइएगा मुझसे नगद पैसा ले जाइएगा। अपराधी मानसिकता का वो ड्राइवर तो तुरंत समझ गया कि पैसा इनके पास है यहाँ पर, तभी इनको बुला के कैश देंगे। तो एक तो ये कि किसी तीसरे के सामने, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, ट्यूशन टीचर हो, का नौकर हो, ड्राइवर हो, इसके सामने कभी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैं कम से कम अपने अपराध की 20 से 25 घटनाओं में ये बात बता चुका हूँ, लेकिन ये गलती उनसे हुई। वो इसलिए भी ये सक्सेसफुल हो गए कि ये तीनों नौकर, इनका पास्ट का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। बाद में पता लगा जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। तो ऐसी शोहरत और पैसा कमाने का क्या फ़ायदा कि 10 दिनों तक आपकी लाश लेने वाला भी कोई ना आए। जब आप जिंदा थीं, आप महंगी गाड़ी, महंगे गहने, महंगा मकान, सब कुछ आपके आगे पीछे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सब आपके आगे पीछे चापलूसी करते घूम रहे थे। आपने कभी नहीं सोचा
कि हमने अपने आदमी नहीं बनाए हैं, हमने किसी का उपकार नहीं किया है कि कल को अगर मेरे साथ कुछ हो तो वो हमारे साथ खड़ा हो सके। कोई नहीं था। और अखबार वालों ने इतना जलील न किया होता इंडस्ट्री वालों को, तो शायद जो वो लाश को ले गए थे श्री मोहन जी, वो भी संभवतः ये लाश लेने ना आते। और फिर वही होता, अब चूंकि बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, नहीं तो 48 घंटे 72 घंटे के बाद लावारिस में इस लाशों का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए था। ये नियम तब भी था और अब भी है। 10 दिन तक कोई लाश लेने वाला नहीं आया। आदमी के जाते ही अगर उसका अपना कोई नहीं है या आपने अपने इर्द गिर्द किसी को अपना शुभचिंतक नहीं बनाया है तो कोई नहीं पूछेगा। बहुत बड़े बड़े लोगों की आप नेट पे चले जाइए, बहुत बड़े बड़े रईस लोगों के साथ यही हुआ है। घर में मृत्यु हो गई, 15-20 दिन बाद पता लगा, कंकाल कंकाल ही सिर्फ मिला, लेने वाले उनके बच्चे भी विदेश से नहीं आए, घर परिवार तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसा ही अंत बहुत लोगों का हुआ है और अंत के बाद भी यही होता है और दुनिया की सच्चाई भी यही है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।